हेलो एवरीवन। बेटे जैसा कि आपने क्लास 10 में देखा, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और उसमें भी मैंने आपको जो टॉपिक अभी स्टार्ट करा रखा है, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 50, 51 एंड 52 ये 3 क्वेश्चन हमने किए थे और अब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं एडमिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। और हमारा जो टारगेट है वो जर्नल एंट्री क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, 3-3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, करेक्ट। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फिलहाल आप लोग रिवैल्यूएशन का टॉपिक भी समझते जा रहे हैं साथ साथ, और उसकी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 53 और 54 अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्या कहता है 53? X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. तो X and Y are partners, their profit sharing ratio is 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/4 share of profit. तो Z का जो शेयर है वो है 1/4। At the time of admission of Z, debtors and provision for doubtful debts appeared 76,000 and 8,000 respectively. Debtors 76,000, मार्च 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसके लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था। Debtors 76, provision for doubtful debt rupees 8,000। ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। आगे कहता है ₹6,000 फॉर द डेटर प्रूव्ड बैड। बैड डेट हो गए हमारे ₹6,000। मतलब देखिए, अगर आप लोगों को पहले से पता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है मैंने एक प्रोविजन बना रखा है कि बैड डेट्स हो सकते हैं, और असली में बैड डेट 6,000 के हुए। आगे वो कह रहा है provision at the rate 5% to be made on debtors। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिएगा। हमने ये जो प्रोविजन बना रखा है, ये प्रोविजन क्यों बना रखा है? ये प्रोविजन इसलिए बना रखा है कि जब भी हमें बैड डेट होगा तो हम इस बैड डेट को इस प्रोविजन में से एडजस्ट करेंगे, करेक्ट। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब भी हमें बैड डेट प्रोविजन के साथ दिया हो तो पहले हम बैड डेट की एंट्री बनाते हैं। बैड डेट होने से हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। ठीक है जी, 6,000 के मेरे बैड डेट्स हुए, यानी कि 6,000 रुपीज अब मुझे डेटर्स से नहीं मिलेंगे। देखिएगा, मैं यहां पर कुछ वर्किंग नोट कर रहा हूं छोटा सा। डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर्स हैं आपके 76,000 के और प्रोविजन है आपका 8,000 का। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ही आपने ये एंट्री बनाई, और एक लॉजिकल बात भी है, मैं कह रहा हूं कि मैंने 76,000 रुपीज लेने अपने डेटर्स से, तभी मेरा अकाउंटेंट कहता है सर जो आपने 6,000 रुपये लेने थे मोहन से, मोहन तो कंट्री छोड़ के चला गया, मुझे तो उम्मीद है नहीं कि अब मोहन से पैसे मिलेंगे। तो मैंने मान लिया कि मोहन से पैसे नहीं मिलेंगे, 6,000 रुपये बैड डेट हो गया। तो जब तुम्हें पता है कि 76 में से 6 नहीं मिलेंगे तो उन्हें लिखकर रखने का फायदा क्या है? तो आपने बैड डेट्स
6,000 रुपीज यहां से माइनस कर दिए, तो कहने का मतलब है अब आपके डेटर रह गए 70। अब जरा दूसरी बात देखिएगा, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई क्यों रखा था कि जब कभी बैड डेट होंगे तो वो बैड डेट एडजस्ट कर लिए जाएंगे। बैड डेट्स डेबिट 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन ना आ रहा हो तो आप 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट आया हुआ है, बीइंग बैड डेट्स एडजस्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ कि यही बैड डेट मैंने कहां से एडजस्ट कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस रह गया 2,000 रुपए, करेक्ट। अब आती है तीसरी बात, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पर, यानी कि पहले तो जो होना था हो चुका, अब हमारे जो डेटर्स बचे वो बचे 70,000 के, और 70,000 पे 5% का हमें बनाना है डेटर्स पे प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें बनाना है 70,000 का 5% ओनली, दैट मीन्स 3,500। ठीक है, 3,500 का प्रोविजन हमें बनाना है। और मुझे ये बताइए हमारे प्रोविजन में ऑलरेडी कितने का बैलेंस है, बैलेंस इन प्रोविजन अकाउंट ऑलरेडी 2,000, प्रोविजन टू बी मेड, प्रोविजन बनाना है कितने का, 1,500 रुपए का। और मैंने आपको बताया था कि बेटे प्रोविजन को एक लायबिलिटी मानकर चलिए, और जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, हमारा प्रोविजन 1,500 से बढ़ रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमने एंट्री बना दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने 1,500 रुपीज का प्रोविजन बना दिया, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। आई होप इट इज क्लियर। इतना करने के बाद क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। पहले अपने आप से ये पूछे कि हमें इस एंट्री में कहीं प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। यहां जी लॉस हो रहा है आपको कितने का, 1,500 रुपए का लॉस। तो आपको लॉस ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,500 रुपीज को 3:2 में मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरा 900 और 600। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास क्वेश्चन का नंबर नोट करिए, अपने पास इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, अपने असाइनमेंट में इसे लिखिए और इस पर लिखिए रिवाइज 3 टाइम 4 टाइम। और एग्जाम से पहले तो इसे रिवाइज करके जाना ही जाना है आपको, करेक्ट। आई होप ये बात आपको मेरी क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे मार्क कर लीजिए, करेक्ट। चलें अगले क्वेश्चन पे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और हमने इसे किया। अगर आपको एक बार में मेरी बात ना समझते कि मेन बात ये थी कि जब प्रोविजन भी होता है और बैड डेट भी होता है, तो जो बैड डेट हो गए, जो मेरे पैसे डूब गए, जो मुझे पता है नहीं मिलेंगे, वो डेटर से भी माइनस होंगे और प्रोविजन से भी माइनस होंगे। क्योंकि मैंने वो प्रोविजन बनाया ही क्यों था कि जब बैड डेट होगा तो वो उस प्रोविजन से एडजस्ट करूंगा मैंने उसकी आपको एंट्री भी करके दिखा दी। अगर ये प्रोविजन ना होता तो ये बैड डेट P&L अकाउंट में चला जाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता, लेकिन यहाँ प्रोविजन है तो हमने कहाँ से एडजस्ट कर लिया, प्रोविजन से। फिर प्रोविजन का बैलेंस बचा 2,000 का। अब हमने देखा कि बचे हुए डेटर्स पर हमें प्रोविजन बनाना है 5% का, तो हमने बचे हुए डेटर पर प्रोविजन बना दिया और 1,500 के बनाने की जरूरत पड़ी, 1,500 का प्रोविजन बनाया
और जो लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे वो हमने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है जी, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, इस बात को समझ सकते हैं आप कि जो बच्चे केवल YouTube पर हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ये भी जो आज का लेक्चर है क्लास नंबर 11, ये भी केवल और केवल आपकी YouTube पर ना अवेलेबल होकर केवल ऐप पर अवेलेबल होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐप में और YouTube लेक्चर पे, खाली YouTube लेक्चर अटेंड करने से क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मेन चीज तो हमेशा अकाउंट्स में प्रैक्टिस ही होती है। समझ रहे हैं आप बात? भाई आपने 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी है, अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन सिखा रहा हूँ और मैंने आपको केवल ये बता दिया कि बेटे SLM मेथड ये WDV है, और उसके क्वेश्चंस की, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई, तो कैसे बात बनेगी? तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल पोर्शन की हमेशा प्रैक्टिस चाहिए। अब आप देखिए कितने डिफरेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो केवल जो बच्चा YouTube पर भी हमने डाल रखी है अपने लेक्चर्स कि भाई बच्चे वहाँ भी देख सकें, कोई ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं हर बच्चा ऐप पे आना चाहे, तो वहाँ भी वो बच्चा देख ले थोड़े बहुत लेक्चर वहाँ पर। लेकिन जो ऐसी स्पेशल क्लासेस हैं वो बीच बीच में मिस हैं, करेक्ट। और ऐप पर दूसरी आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ लो, आप अपना वीडियो कॉल कर लो टीचर को, टीचर आपको कॉल कर लेगा। ठीक है, तो ऐसी कई आपको असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल मिल रहा है। आगे इसका जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म में बहुत है। आने वाले टाइम में जब आपके एग्जाम्स आएंगे, आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको आगे आने वाले टाइम में सैम्पल पेपर करना है, तो इन सब के सॉल्यूशन आपको ऐप पे मिलते रहेंगे, करेक्ट। तो एक बैकअप रहेगा आपके लिए, आपके पास हमेशा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है वैल्यूज ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज नॉट टू बी रिवाइज्ड। देखो जी, आपको पता है कि जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी दोबारा निकालते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। हम ये तो चाहते हैं कि पार्टनर्स को उसका प्रॉफिट या लॉस मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो एसेट्स की वैल्यू, मान लीजिए मशीन अगर बुक में लिखी है 20,000 और अब वो इंक्रीज होकर 25 की हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि बुक में वो अब भी 20 की रहे, 25 ना लिखो मैं उसको। तो ऐसे में क्या करा जाता है, वैल्यूज ऑफ एसेट या लायबिलिटी जब हमें रिवाइज नहीं करनी होती तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:1। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1। They decide to take W into partnership with effect from 1 अप्रैल 2018 और उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:3:3:1। X, Y, Z और W 3:3:3:1, करेक्ट। They also decide to record the effect of following revaluations without affecting the book values of the asset and liability। अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, वो चाहते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी की बुक वैल्यू पे कोई असर भी ना पड़े। और एक बात और, पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी कैसी पास ऑन करनी है, सिंगल, एक अकेली। अब कैसे किया जाएगा इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन में आपको साथ में ही दिखाई दे रही है बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। अब जरा इधर देखिएगा, बुक वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू है 3,50,000 प्लांट एंड मशीन की।
रिवाइज वैल्यू है 3,40,000। गेन और लॉस, बेटे ये इतनी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने स्पेशली बोला है कि केवल एक ही एंट्री बनानी है। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो मैं तो बड़े आराम से कहता कि भाई मशीन की वैल्यू 10,000 कम हो गई तो लॉस की एंट्री बना देता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। वो कह रहा है एक ही एंट्री बनाओ, तो कैसे काम करे? तो 350 से 340 हो गया, तो मुझे 10,000 का लॉस हो गया। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, 5,50,000 रुपीज इंक्रीज हो गई, मुझे 50,000 का गेन हो गया। क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 90,000 के हो गए। जब 1 लाख से 90,000 हो गए मेरे क्रेडिटर, बेटे मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो मुझे 10,000 का गेन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 85,000 के थे, 1 लाख के हो गए। बेटे आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, किसी को देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गई, हमारा नुकसान हो गया। तो कुल मिला के 60,000 रुपीज का गेन हुआ और 25,000 का लॉस हुआ। तो मुझे नेट गेन कितने का हुआ? मुझे नेट गेन हुआ 60 माइनस 25, दैट इज 35,000 का नेट गेन। करेक्ट। अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, अकेली जर्नल एंट्री पास करनी है। करेक्ट। तो हम क्या करें ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन एंट्री एक ही पास आउट हो। करेक्ट। बेटे जरा सुनिएगा मेरी बात। आपको गेन हुआ है, पहले इस गेन को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में जैसे आप डिवाइड करते हो, भाई गेन हुआ तो गेन पार्टनर्स को मिलना चाहिए ना। जरा सुनिएगा, अभी कॉपी नहीं करिएगा। आपको गेन हुआ है तो आप एंट्री बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, साइड से मैंने क्वेश्चन हटा दिया क्योंकि मुझे स्पेस यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। अभी कॉपी नहीं करना बेटे। नॉर्मल सिचुएशन में जो गेन निकल कर आता, मैं उस गेन को ऐसे बांट देता 6:1 के रेशो में। 35,000 रुपीज का गेन है और मैं इसे 6:1 के रेशो में डिवाइड कर देता, तो ये आ जाता निकल कर 1,00,000। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा जो हमने रिवैल्यूएशन का गेन तीनों के बीच में बांट दिया। अगर उसमें क्वेश्चन में ये बात ना कही होती कि दो बातें, कि वो वैल्यू रिवाइज नहीं करना चाहता या वो सिंगल एंट्री पास नहीं करना चाहता, तो मैं ये काम कुछ नहीं करता, मैं तो नॉर्मल अपना गेन निकालता, गेन को बांट देता। अब जब वो कहता है कि मैं वैल्यू रिवाइज नहीं करना चाहता, तो हम क्या करते, एक एंट्री तो ये बनाई थी, एक एंट्री और बनाते इसकी अपोजिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक। अगर वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री वाली बात नहीं कहता कि जी मैं वैल्यू रिवाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि अगर मशीन 350 से 340 हुई है, 10 का लॉस है, आपस में एडजस्ट कर लो, मेरी बुक में वैल्यू 3.5 ही रहने दो, मेरी बुक की वैल्यू चेंज मत करो बिजनेस की। तो हम क्या करेंगे, यही जो गेन है 35,000 रुपीज का, इसको रिवर्स कर दो और अब की बार चारों पार्टनर्स के बीच में 3,3,3,1
तो ये आ गया, करेक्ट। अच्छा, हम क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देते अगर उसने सिंगल एंट्री वाली बात ना कही होती। अब उसने बोला है कि भाई साहब सिंगल एंट्री बनाओ, जरा इधर देखना। अगर मैं करना यही है, ये बताओ इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इंपैक्ट क्या पड़ा। एक्स का काउंट 21,000 से एक्स का काउंट क्रेडिट हुआ और 10,500 से उसका अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक। तो यानी कि नेट इंपैक्ट कितना आया कि x की कैपिटल 10,500 से क्रेडिट हो गई, y 10,500 से क्रेडिट हुआ, 10,500 से डेबिट हुआ, तो y के केस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। z की बात करें, z 3,500 से क्रेडिट हुआ और z 10,500 से डेबिट हुआ, तो इसका मतलब z जो है, z का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से, ठीक है। w केवल और केवल डेबिट हुआ, तो w क्या हो जाएगा, w हो जाएगा डेबिट, वो भी कितने से, 3,500 से। तो ये हमारी बन जाएगी सिंगल एंट्री। तो पता है, अगर मैंने आपको दोनों चीज बता दी, भाई मान लीजिए अगर वो पेपर में केवल इतने पे ही रुक जाता है कि जी वैल्यू रिवाइज नहीं करनी, बस सिंगल एंट्री की बात नहीं करता, कह रहा जी वैल्यू रिवाइज नहीं करनी, तो पहले अगर लॉस अगर आपने प्रॉफिट निकाला है, पहले प्रॉफिट बांटो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, पहले बांट दो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और फिर उसे रिवर्स कर दो ऑल पार्टनर्स के बीच में, ऑल, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो। भाई गेन था तो पहले क्रेडिट करा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करा और फिर उसे रिवर्स कर दिया। इतना काम करके छोड़ देता मैं अगर उसने बोला होता कि वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना, करेक्ट। लेकिन अब उसने बोला वैल्यू को रिवाइज भी नहीं करना और एंट्री भी सिंगल ही बनानी है, तो फिर इन दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट क्या हुआ, नेट इंपैक्ट यही तो हुआ। तो बस आपको फिर ये सिंगल एंट्री बना लेनी है, करेक्ट। और अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहते हैं खाली, तो पहले इस गेन को तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, फिर इसी गेन को तीनों के अकाउंट में टेबल बनाकर डेबिट कर दो और नेट इंपैक्ट अपने आप निकल कर आ जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। नहीं तो देखिए मैं एक बार और भी करके दिखा देता हूँ आपको। भाई अगर आपको सीधा सिंगल एंट्री बनानी हो, क्या बनानी हो, सिंगल एंट्री, ये वाली एंट्री ना बनानी हो, तो पहले आपने उनके अकाउंटों में क्रेडिट करे 21,000 x, 10,500 y और z के अकाउंट में 3,500, फिर उनके अकाउंट में रिवर्स कर दो न्यू रेशो में, तो डेबिट 10,500, 10,500, 10,500 और W के अकाउंट में डेबिट करे 3,500। तो जो नेट इंपैक्ट निकल कर आया, नेट इंपैक्ट वो निकल कर आया 10,500 क्रेडिट नील, ये आया 7,000 रुपीज डेबिट और ये आया 3,500 रुपीज डेबिट। और इसकी आपने क्या बना दी, जर्नल एंट्री। आती है बात समझ में। टीचर आपको क्लास में कराएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस, और एग्जाम में जब ये आ जाते हैं तो बच्चे अपने बाल खींच लेते हैं और आता होता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद भी परेशानी में आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे ये दोनों ही, और यही बेटे छुपे हुए क्वेश्चन है जो बच्चों को कोचिंग्स में कराए जाते हैं, स्पेशली बिठाकर बढ़िया बच्चों को, वीक बच्चों को, कि भैया ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो तुम्हारे नंबर जाने तय हो जाएंगे, तो इसे जरा अच्छे से करना होता है, करेक्ट। बेटे एक बार नहीं समझ में आया, दो बार। पहले मैंने क्या करा, क्वेश्चन में देखा दो बातें थी कि एक तो सिंगल एंट्री पास करनी है और इम्पैक्ट भी ना आए, कोई एसेट की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी। तो हमने लॉस या गेन निकाला, और लॉस और गेन को, अगर गेन है तो बांटना तो है ही गेन को, तो एक बार गेन को बांटो फिर उसकी रिवर्स एंट्री बना दो, हो गया काम। तो इससे तो वैल्यू चेंज नहीं होने की, वैल्यू विल नॉट बी रिवाइज्ड।
अगर वो कहता है सिंगल एंट्री तो पहले उसे बांटो जैसे बंटना चाहिए, फिर उसका रिवर्स बांटो, नेट इम्पैक्ट निकालो, उससे एंट्री बना दो। करेक्ट। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।